एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम आपको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी देते हुए इसके प्रकार के बारे में बताएंगे और उसमें हम आपको कन्वर्सन हिस्टीरिया के बारे में बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो सोमा वर्ड है इसका अर्थ होता है शरीर। यानी इस अभी हम जो बताने चल रहे हैं वह ऐसी काय प्रारूप विकृतियां हैं जिनमें व्यक्ति जो है, रोगी जो है, आंगिक लक्षणों की शिकायत करता है। आपने इसके पहले साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम आज आपको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में बता रहे हैं। DSM-4 के वर्गीकरण में DSM-4 में जो बताया गया है कि ऐसी विकृतियां मुख्य रूप से वह विकृतियां हैं जिसमें शारीरिक लक्षणों या रोगों की शिकायत होती है, की जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसे शारीरिक रोगों का कोई भी शारीरिक आधार नहीं होता है। यानी रोगी यह जरूर शिकायत करता है, कंप्लेन करता है कि उसके शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन जब उसकी फिजिकल टेस्टिंग की जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार के शारीरिक लक्षण इस तरह के नहीं होते हैं। रोगी यह विश्वास करता है कि उसका शारीरिक लक्षण वास्तविक और गंभीर है। DSM-4 में कुछ कसौटियां दी गई हैं जिनके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कोई भी जो विकृति जिसकी की रोगी शिकायत कर रहा है वह काय प्रारूप सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से संबंधित है अथवा नहीं। DSM-4 के अनुसार कि रोगी जो है शारीरिक कार्यों में कुछ अगर परिवर्तन, रोगी के शारीरिक कार्यों में अगर कोई परिवर्तन होता है, यानी उसमें जो है जिस प्रकार के वो लक्षणों की बात करता है उसका आधार दिखना चाहिए। दूसरा, रोगी के जो भी दैहिक या आंगिक लक्षण हैं उनकी जो व्याख्या है वह दैहिक कारणों के रूप में किया जाना संभव नहीं होना चाहिए। माने ये हम तब मानेंगे कि यह सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है जबकि वास्तविक दैहिक कारणों के रूप में उसके रोगों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तीसरी कसौटी में ये कहा गया है कि इस बात की सभी पॉजिटिव प्रूफ होने चाहिए, धनात्मक सबूत होने चाहिए कि जो भी दैहिक लक्षण हैं उसका कारण दैहिक न होकर मनोवैज्ञानिक है। रोगी के जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, दैहिक लक्षण हैं या जो भी दैहिक उसकी क्षति है उसमें रोगी को विशेष चिंता नहीं होनी चाहिए और रोगी अपने लक्षणों के प्रति जो चिंता व्यक्त करता है वह उसके ऐच्छिक नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। जब इस प्रकार की कसौटियों में रोगी में लक्षण पाए जाते हैं तब उसके आधार पर ही इस प्रकार की विकृति की पहचान की जाती है। जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हैं उसमें कुछ उसके बारे में DSM-4 में कुछ आधार या प्रकार के बारे में कहा गया है। इसमें शरीर दुष्क्रिया आकृति विकृति, रोग भ्रम, कायिक विकृति, काय प्रारूप दर्द विकृति और रूपांतरण विकृति आदि के बारे में बताया गया है।
आज हम आपको पहले कन्वर्सन हिस्टीरिया के बारे में बता रहे हैं। अब यह जरूर आप ध्यान रखिएगा कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में जिन लक्षणों की शारीरिक शिकायत होती है उसका आधार शारीरिक नहीं होता है। कन्वर्सन हिस्टीरिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कन्वर्सन हिस्टीरिया जो शब्द है यह एक्चुअल फ्रायड ने इस शब्द को दिया। इसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि जो हिस्टीरिया शब्द है इसकी उत्पत्ति हिस्टेरा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ यूट्रस या गर्भाशय से लगाया जाता है। इस संबंध में हिप्पोक्रेटिस का ये कहना था कि जो गर्भाशय है वह संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है और इसका मुख्य कारण जो है सेक्सुअल नीड है, सेक्स की इच्छा है या बच्चों की प्राप्ति की इच्छा है। और ऐसा रोग स्त्रियों में ही केवल पाया जाता है। लेकिन इस दिशा में फ्रायड ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्क किया इस बारे में और उन्होंने ही इसका नाम कन्वर्सन हिस्टीरिया रखा। फ्रायड का यह विश्वास था कि व्यक्ति में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो उसकी इच्छाओं से रिलेटेड होते हैं और ऐसी अनैतिक इच्छाएं, सेक्स इच्छाएं जिसको कि वह प्रकट नहीं कर पाता है, तो इससे संबंधित जो उसके लक्षण हैं वह रूपांतरित होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने इस रोग का नाम कन्वर्सन हिस्टीरिया रखा। फ्रायड ने इस रोग का कारण को अंतर्द्वंद माना है और आधुनिक मनोचिकित्सा में भी फ्रायड द्वारा वर्णित कन्वर्सन हिस्टीरिया शब्द का उपयोग अवश्य किया जाता है, लेकिन कारणों और लक्षणों को थोड़ा सा परिवर्तित भी करके अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा रूपांतरण किया, थोड़ा सा इसके रूप में परिवर्तन किया गया है। कैमरॉन ने कन्वर्सन हिस्टीरिया को डिफाइन करते हुए बताया है कि कन्वर्सन प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें जो अंतर्द्वंद होते हैं किसी शारीरिक लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं। साथ ही साथ ऐसी प्रक्रिया व्यक्ति में चिंता, तनाव और अंतर्द्वंद की जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त होती है, काम करती है। कोलमैन ने भी ये लिखा है कि कन्वर्सन हिस्टीरिया में जो मनस्तापी प्रतिमान सम्मिलित होता है, इसमें दैहिक रोग निदान शास्त्र के आधार के अभाव में कुछ शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। यानी ऐसे शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि फिजिकली उसका डायग्नोसिस नहीं की जा सकती है। कन्वर्सन हिस्टीरिया के बारे में जो अध्ययन हुए हैं इसके अनुसार जो मनस्ताप के अधिकांश रोगी होते हैं उनमें 5% रोगी जो हैं कन्वर्सन हिस्टीरिया के होते हैं। अध्ययन यह भी बताते हैं कि यह किशोर उम्र में और युवा पीढ़ी में अधिक होता है तथा इसका संबंध जो होता है वह सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कुछ कम होता है, ऐसे लोगों में कन्वर्सन हिस्टीरिया अधिक पाया जाता है।
अध्ययन ये भी कहते हैं कि महिलाओं में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। कन्वर्सन हिस्टीरिया के संबंध में जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर जो लक्षण के बारे में जानकारी मिली है वह प्रमुख रूप से सबसे पहले हम आपको बता दें कि कन्वर्सन हिस्टीरिया के बारे में जो लक्षणों की जानकारी मिली है वह हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सब से संबंधित ज्ञानेंद्रियों संबंधित मिले हैं। साथ ही साथ कुछ गति संबंधी लक्षण मिले हैं, पेशीय आकुंचन संबंधी, टिक्स से रिलेटेड, वाणी विकास से संबंधित, आक्षेप और लकवा जैसे लक्षण भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ अंतरांगी लक्षण भी प्राप्त हुए हैं। अब हम आपको कुछ केसेस के साथ इसके लक्षणों के बारे में बताते चल रहे हैं। जो सेंसरी सिम्टम्स मिले हैं उसमें हमने आपको बताया कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित लक्षण मिलते हैं, जैसे स्पर्श, देखने, सुनने, सूंघने आदि से संबंधित। इस संबंध में जो लक्षण मिले हैं उसके बारे में यह देखा गया है कि कन्वर्सन हिस्टीरिया के रोगियों में जो दिखाई न पड़ने या सुनाई न पड़ने के लक्षण हैं, वास्तव में ऐसे रोगियों में ज्ञानेंद्रियां सूचनाएं ग्रहण तो करती हैं, लेकिन इस सूचना की स्क्रीनिंग चेतना द्वारा होती है और उन्हें दिखाई या सुनाई नहीं हो देता है। कन्वर्सन हिस्टीरिया के संबंध में कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि कन्वर्सन हिस्टीरिया की एक पेशेंट स्त्री थी, जिसमें कि उसने कंप्लेन किया कि उसके थाइस पर, जांघ पर संवेदन शून्यता के लक्षण हैं और इन लक्षणों के जो कारण और जो भी उसके बारे में अध्ययन हुए वह उसमें यह पाया गया कि एक्चुअल इसका शारीरिक आधार नहीं था, उसकी एक आकर्षण या आवश्यकता के कारण उसमें यह लक्षण उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार से अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कुछ सैनिकों ने यह कंप्लेन किया कि उनके कान से सुनाई नहीं दे रहा है, यद्यपि किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं पाया गया था। एक दिन मनोचिकित्सक ऐसे ही जहाज जहाज चिल्लाता हुआ भागा और जिस सैनिक ने यह कंप्लेन की थी कि उसके कान से सुनाई नहीं दे रहा है, वह तुरंत उठा और वह एक चारपाई के नीचे छुप गया, क्योंकि उसे लगा कि दुश्मन का जहाज आ रहा है। इसी प्रकार अंधेपन से संबंधित जो लक्षण हुए हैं, देखे गए हैं, उनमें भी यह देखा गया है कि रोगी यह कहता है कि उसे दिखाई नहीं देता या दृष्टि संवेदना समाप्त हो गई है। इस प्रकार के रोगियों में यह देखा गया कि जांच से मालूम हुआ कि उनकी आंखें किसी प्रकार की शारीरिक दोष से मुक्त हैं और इस संबंध में एक अध्ययन दिया गया है कि एक ऐसी स्त्री जिसमें कि यह इच्छा थी कि उसे बेटा हो, लेकिन उसे पुत्री उत्पन्न हुई, लड़की हुई, जिसको कि वह देखना नहीं चाहती थी।
इस घृणा का परिणाम यह हुआ कि वह लड़की भी अपनी माँ से घृणा करने लगी और यह पारस्परिक घृणा इतनी अधिक हो गई कि माँ की आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, और जिसका मुख्य कारण यह था कि वह अपनी उस लड़की को न देखने की इच्छा थी। अघ्राणता यानी न सूंघ पाना। ऐसा केस पाया गया कि एक बूढ़ी स्त्री अपने पुत्र पर बहुत ही अधिक विश्वास करती थी, किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि जिसे वह अपना बहुत चरित्रवान बेटा मानती थी, वह ड्रिंक करके आया। बूढ़ी स्त्री को शंका हुआ और उसने अपने पुत्र के मुंह को सूंघा और उसे जैसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका आदर्श बेटा ड्रिंक करके आया है, और ऐसे में उसने इस प्रकार की अघ्राणता की स्थिति उत्पन्न हुई। गत्यात्मक लक्षणों में यह देखा गया है कि रोगी का शरीर इसमें कांपता है, जैसे कंपन, और इस कंपन की अवस्था में वह शारीरिक क्रियाओं में उसे यह गत्यात्मक लक्षण है कि कांपना, कई बार उसको मांसपेशियों में ऐंठन का अनुभव होता है और उसकी पेशियों में भी दृढ़ता आ जाती है। इस प्रकार के गत्यात्मक लक्षणों में टिक्स जैसे सिर झटकना, पलकें झपकाना आदि लक्षण भी देखे गए हैं। कन्वर्जन हिस्टीरिया के लक्षणों में वाणी विकार यानी वाणी संबंधी विकृतियां भी पाई जाती हैं। आवाज निकलनी बंद हो सकती है, खांसने में आवाज आएगी लेकिन बातचीत नहीं कर सकता है। रोगी गूंगा हो सकता है, हकलाने लग सकता है, एक विशेष ध्वनि में रुक रुक कर बोलने लगता है। कई बार हिस्टीरिया के रोग में रोगी को मिर्गी से मिलते जुलते दौरे भी पड़ते हैं और रोगी कई बार पैरालिसिस से भी ग्रसित होता है, लेकिन इसका आधार शारीरिक नहीं होता है। कन्वर्जन हिस्टीरिया के रोगों में कुछ विसरल सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसे अंतरांगी लक्षण, जैसे कि खांसी आना, भोजन न करने की इच्छा, जी मिचलाना, गला बंद हो जाना आदि लक्षण पाए गए हैं। इसी प्रकार से कन्वर्जन हिस्टीरिया के रोगी में कई बार एक ऐसी टेंडेंसी भी पाई गई है कि जिसे कहा जाता है कि एक तरह से हिस्टेरिकल प्रेगनेंसी, कि इसमें सभी लक्षण प्रेगनेंसी जैसे दिखते हैं किंतु वास्तव में कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि जब अंतरांगी लक्षण तब बहुत अधिक उत्पन्न होती हैं जबकि किसी प्रकार का कोई विशेष नुकसान या जैसे व्यापारियों को कुछ विशेष घाटा आदि होता है, ऐसे में भी यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। हिस्टीरिया और आंगिक रोगों में कुछ अंतर होता है। हिस्टीरिया के रोगी में जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनका आधार शारीरिक नहीं होता है, जबकि शारीरिक रोग जो होते हैं उनका आधार शारीरिक ही होता है। शारीरिक लक्षणों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वह बहुत अधिक परेशान करते हैं, जबकि हिस्टीरिया के रोगी के लक्षण उतने उसे परेशान नहीं करते हैं। अध्ययनों में यह भी पाया गया है
कि हिस्टीरिया के रोगी के शारीरिक लक्षणों को कम किया जा सकता है या दूसरे अंग पर स्थानांतरित किया जाता है और इसमें हिप्नोसिस सम्मोहन की सहायता ली गई। जितनी भी शारीरिक विकृतियां बताई गईं जैसे अंधापन, बहरापन, हिस्टीरिया का रोगी जो अंधेपन की शिकायत करता है वह किसी चीज से टकराता नहीं है और वह अपने आप को बचा कर चलता है। इस लक्षणों की यह विशिष्टता सुविशिष्टता कहलाती है। DSM-4 में हिस्टीरिया के रूपांतरण विकृति की डायग्नोसिस की कुछ कसौटियां बताई गई हैं। लक्षणों की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होनी चाहिए क्योंकि लक्षणों के उत्पन्न होने से पहले मनोवैज्ञानिक संघर्ष और प्रतिबल उपस्थित रहे होते हैं। यानी ऐसे लक्षण हिस्टीरिया के लक्षण माने जाएंगे जिनमें कि साइकोलॉजिकली व्यक्ति जो है वह परेशान होता है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस अवश्य होना चाहिए। रूपांतरण विकृति में एक से अधिक ऐसे लक्षण होने चाहिए जिनसे वह ऐच्छिक पेशीय या संवेदी कार्य उसके प्रभावित हो। इन लक्षणों का जो स्वरूप है वह स्नायुविक होना चाहिए या दृष्टिगोचर होना चाहिए। यानी जितने भी प्रकार के वह द्वंद्व परेशानियां वो व्यक्त कर रहा है उसका कारण मानसिक होता है, लेकिन जो वह प्रकट करता है वह शारीरिक रूप में प्रकट करता है और ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि उसने जानबूझकर प्रकट किए हों। लक्षणों की नेचर ऐसी होनी चाहिए कि उसकी व्याख्या साधारण मेडिकल जांच के द्वारा संभव नहीं हो। लक्षणों की प्रकृति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को सामाजिक, व्यावसायिक तथा अन्य क्षेत्रों में समायोजन करने में कठिनाई हो। रोगी के लक्षण ऐसे होने चाहिए कि उसकी व्याख्या अन्य किसी रोग के रूप में न की जा सके। इस प्रकार कन्वर्सन हिस्टीरिया के जो रोग है उसके कारणों के संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं उसके बारे में यह पाया गया है कि इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उनमें जो सुझाव ग्रहणशीलता होती है वह उच्च मात्रा में पाई जाती है। यानी ऐसे रोगी का जो ईगो होता है वह वीक होता है और इनमें प्रतिबल को सहने की क्षमता भी कम होती है। ऐसा रोग जो है उन व्यक्तियों में कन्वर्सन हिस्टीरिया जल्दी उत्पन्न होता है जिनकी ईगो दुर्बल हो और सुझाव ग्रहणशीलता अधिक हो। साथ ही साथ अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि ऐसा लक्षण तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति प्रतिबल परिस्थितियों से बचाव करता है। इस संबंध में देखा गया कि एक लड़की जो कि कहीं प्रेम करती थी और जब उसके विवाह की डेट किसी और से निश्चित की गई तब उसमें शादी के समय कई बार मूर्छा उत्पन्न हुई जिसका मुख्य कारण उस अप्रिय वैवाहिक स्थिति से बचाव था। इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि कई बार व्यक्ति के मन में खतरनाक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं को व्यक्ति रोकना चाहता है, उससे वह बचना चाहता है, तब भी उसमें इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। एक केस पाया गया जिसमें कि एक
व्यक्ति अपने पैरों में लकवे की शिकायत करता था। अध्ययन में पाया गया कि वास्तव में उसके मन में अपनी पत्नी के प्रेमी को मार डालने की तीव्र इच्छा थी और वह अपनी वाइफ के जो प्रेमी था उसका पीछा करना चाहता था और इसलिए उसने ये कहा कि अगर उसके पैर में लकवा न होता तो वह ऐसा कर देता, लेकिन उसके लकवे का वास्तव में कोई शारीरिक आधार नहीं था। कभी कभी कन्वर्सन हिस्टीरिया के लक्षण व्यक्ति में उस समय भी उत्पन्न हो जाते हैं जब उसमें अपराध भावना होती है। कैमरॉन ने एक 11 वर्षीय लड़की के केस का वर्णन किया जो कि अपनी कमर को झुकाकर चलती थी, जबकि उसकी कमर को झुकाकर चलने का कोई भी शारीरिक आधार नहीं था। मनोविश्लेषण के द्वारा, आपको हमने साइको एनालिटिकल थेरेपी बताई है, मनोविश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि वह लड़की अपने जो ग्रुप था उसके साथ अनेक प्रकार के खेलों को खेलती थी और उसका एक चाचा भी था जो उस लड़की के साथ कुछ अनैतिक क्रियाओं को करता था, अनैतिक क्रियाओं को सिखाता था और वह चाचा जो था वह कमर झुकाकर चलता था और यह लड़की चाचा को इसी प्रकार फॉलो करती थी। एक तरह से उसके मन में अपने को अपराध भाव से दंडित करने की प्रक्रिया थी। कैमरॉन ने भी इसी प्रकार एक उदाहरण दिया है कि एक ऐसी स्त्री का उदाहरण दिया है जिसके हाथ में कंपन की बीमारी थी। अध्ययनों से पता चला कि लड़की का कंपन तब उसके हाथ में उत्पन्न हुआ था जब उसने एक बार अपने पिता के ऊपर एक तरह से चोट पहुंचाने के लिए आक्रमण किया था और उनकी कमीज को फाड़ दिया था। इसी प्रकार से अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ परेशानियां, दिक्कत आती है और ऐसी स्थिति में भी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। एक बालक में इस तरह के लक्षण पाए गए और इसका कारण ये पाया गया कि यह बालक जो था 19 वर्षीय बालक अपने परिवार में सभी के स्नेह का आकर्षण केंद्र था, किंतु जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो सभी का ध्यान उस बालक से हटकर पिता की मृत्यु की ओर गया, जिसके कारण इस बालक में इस प्रकार शारीरिक लक्षण उत्पन्न हुए जिसमें ऐंठन, कंपन आदि लक्षण दिखाई दिए। अध्ययन यह भी प्रमाणित करते हैं कि कई बार बचपन में या किसी शारीरिक बीमारी के कारण जब व्यक्ति की अतिरिक्त देखभाल होती है तो व्यक्ति जो है उस स्नेह का, उस देखभाल का एक तरह से हैबिचुअल होने लगता है और ठीक होने के बावजूद अगर उसे उस तरह का स्नेह, आकर्षण, लगाव, ध्यान नहीं मिलता है तो वह इस तरह के लक्षणों को डेवलप हो जाते हैं उसमें, और जिसका मुख्य ध्येय यह होता है कि लोग उस पर ध्यान केंद्रित करें। अधिगम सिद्धांतवादियों ने यह भी माना है कि कन्वर्सन हिस्टीरिया का जो रोगी होता है
वह रोग के लक्षणों को सीखता है, अधिगमित करता है और उसमें वह चिंता उत्पन्न होने वाली, दबाव उत्पन्न पड़ने वाली परिस्थितियों को कम करने के लिए इस प्रकार के लक्षणों को सीखता है, जिससे कि वह बच सके। यानी जो हमारे सिद्धांतवादी हैं, उसमें लर्निंग थ्योरी को मानने वाले सिद्धांतवादियों, चिकित्सकों का यह मानना है कि दबावपूर्ण परिस्थितियों से बचने के लिए भी व्यक्ति इस प्रकार के लक्षणों को डेवलप करता है और यह लक्षण जन्मजात नहीं होते हैं। व्यक्ति विभिन्न कारणों से इस प्रकार के लक्षणों को सीखता है। इस संबंध में जो उपचार की जो प्रक्रिया है, उसमें ये प्राचीन काल से ही इसके उपचार के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। प्राचीन काल में इस रोग के उपचार के लिए सम्मोहन चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता था और यह पद्धति मेस्मर से लेकर फ्रायड तक ने अपनाई। मेस्मर और फ्रायड ने बहुत सारे रोगियों का उपचार भी इस पद्धति से किया, लेकिन आपको बता दें कि सम्मोहन चिकित्सा पद्धति वर्तमान में इतनी सफल नहीं है। दूसरी बात, यह ऐसे रोगियों पर की ही नहीं जा सकती है जो कि जल्दी सम्मोहित न होते हों। तीसरी बात, यह जो है सम्मोहन उपचार पद्धति है, यह बहुत ही लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण कई बार इसका उपचार होने से पहले ही रोगी जो है चिकित्सक पर विश्वास करना बंद कर देता है। यानी यह उपचार पद्धति, पहली बात, सम्मोहन करने की सभी नहीं अपना सकते हैं, लंबा समय लिया जाता है और सबको सम्मोहित नहीं किया जा सकता है। कन्वर्सन हिस्टीरिया के उपचार में यह भी दिक्कत आती है कि जो हिस्टीरिया का रोगी होता है वह चिकित्सक के साथ सहयोग नहीं करना चाहता है। कारण है इसका कि जो कन्वर्सन हिस्टीरिया का रोगी है वह क्यों नहीं सहयोग करना चाहता है? वह चाहता ही नहीं है कि उसका उपचार हो। क्यों? क्योंकि वह अगर उसका उपचार किया जाएगा तो उसे डर बना रहता है, भय बना रहता है कि जिस प्रतिबल परिस्थिति से बचने के लिए उसमें यह लक्षण डेवलप हुए हैं। आपको शुरू में ही बताया गया कि अंतर्द्वंद प्रतिबल का सामना करने से व्यक्ति बचना चाहता है। तो जिन प्रतिबल परिस्थितियों और द्वंद्वों से बचने के लिए उसमें यह लक्षण डेवलप हुए हैं, अगर वह ठीक हो जाएगा तो उसे पुनः उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाएगा। यही कारण है कि जो कन्वर्सन हिस्टीरिया का रोगी होता है वह चिकित्सक के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करता है, वह अपने लक्षणों को बनाए रखना चाहता है, वह इनसे मुक्त नहीं होता है। मनोविश्लेषण पद्धति, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया हुआ है, साइको एनालिसिस के द्वारा इस प्रकार के रोग का इलाज होता है। आपने साइको एनालिसिस में पढ़ा है कि मनोविश्लेषण उपचार पद्धति के जो पद पढ़े हैं उसमें जो मुक्त साहचर्य की प्रक्रिया आपने पढ़ा है, उसमें आपने यह जाना कि रोगी को एक तरह से इमोशनल कैथारसिस की जाती है, भावों की अभिव्यक्ति
कराई जाती है। तो उसी प्रकार जब सम्मोहन की जब हम हिस्टीरिया का उपचार करते हैं और उसमें जो मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं, तब जो रोगी है वह अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, और जब व्यक्ति संवेगात्मक अभिव्यक्ति कर लेता है तो इसके कारण उसे राहत या हल्कापन महसूस होता है। ऐसी स्थिति में हल्कापन जो महसूस होता है, जो भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो मनोचिकित्सक भी उसके अचेतन तक पहुंचता है और उसके लक्षणों को जानता है और फिर वह उसका उपचार करता है। तो अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति के द्वारा हिस्टीरिया का उपचार करने में सफलता मिलती है और इसके लक्षण जो हैं स्थायी तौर पर दूर किए जा सकते हैं। किंतु जैसा कि आपने पढ़ा है, मनोविश्लेषण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है, लेकिन इसके बाद रोगी को एक स्थायी इलाज की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रोगी सहयोग नहीं करता है, वह चिकित्सक के साथ इसलिए कोऑपरेट नहीं करता है क्योंकि वह लक्षणों को दूर नहीं करना चाहता है। इसीलिए जब मनोविश्लेषण के द्वारा भी रोगी का उपचार किया जाता है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, रोगी को यह भय लगा रहता है कि अगर उसका उपचार हो गया तो उसे वापस उसी परिस्थिति में जाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, जिनसे कि वह बचता चला आ रहा है। साथ ही साथ जो मनोचिकित्सक हैं वह इसके लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग भी करते हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू, आपने पढ़ा है कि इंटरव्यू मेथड की शुरुआत ही जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही हुई, क्योंकि अपने रोग के बारे में जितना अच्छा स्वयं एक रोगी बता सकता है, उतना अच्छा अन्य कोई नहीं बता सकता है। इंटरव्यू एक तरह का फेस टू फेस वार्तालाप होता है, जिसमें एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई आमने सामने बैठते हैं और किसी निश्चित लक्ष्य या समस्या को लेकर बातचीत करते हैं। तो जब हिस्टीरिया के रोग के उपचार के लिए भी चिकित्सक और रोगी आमने सामने बैठकर साक्षात्कार विधि के उपयोग से इसके बारे में अध्ययन और बातचीत करके इसके उपचार का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो मनोचिकित्सक है वह व्यवहार रूपांतरण, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और जीवन शैली को परिवर्तित करके भी इस रोग के लक्षण का उपचार करता है। तो एक तरह से हमने हिस्टीरिया रोग के बारे में आज यह जाना कि इसका जो उपचार है वह एक लंबे समय तक चलने वाला उपचार है। यह रोग स्त्रियों में अधिक और ऐसे लोगों में अधिक होता है जिनमें सुझाव ग्रहणशीलता अधिक होती है और शैक्षिक जो उनका बौद्धिक स्तर है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, वह अन्य सामान्य लोगों की तुलना में कम होता है। और इसके लक्षण वास्तव में शारीरिक नहीं होते हैं, बल्कि मानसिक लक्षण जो हैं, मानसिक विकृतियां जो हैं, मानसिक दबाव जो है, वह शारीरिक लक्षणों के रूप में उत्पन्न होता है। इसका वास्तविक शारीरिक आधार नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण जांच के बाद ही यह निश्चित हो पाता है कि वास्तव में शारीरिक रोग है या मानसिक रोगों के
कारण इस प्रकार के शारीरिक लक्षण हैं और तभी इस दिशा में मनोचिकित्सक इस सहायता कर पाता है। जब तक कि उसकी शारीरिक जांच नहीं हो जाती है क्लाइंट की, मनोचिकित्सक के उपचार से फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह रोग जो है जब तक मानसिक कारणों से नहीं होंगे इनका उपचार नहीं हो सकता। अब हम आपको आगे कल जो है अन्य प्रकार की सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।